So, good morning everyone. My name is Dr. Astha Sharma and I'll be particularly dealing with polity and IR and I have already been selected in RS 2018 exam. So आज का जो हमारा important topic है that is fundamental rights. Fundamental rights अगर हम exam perspective से बात करें, आप कोई सा भी exam दे, किसी भी स्टेट सर्विसेज का हो, यूपीएससी हो, एक श्योर क्वेश्चन आप फंडामेंटल राइट से एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे. प्रीलिम्स में 2-3 भी हो सकते हैं, मेंस में 2 नंबर का, 5 नंबर का या 10 नंबर का आपका सवाल इस टॉपिक से बनता है. और अगर हम ह्यूमन एस्पेक्ट, एग्जाम एस्पेक्ट के अलावा अगर हम एक ह्यूमन बीइंग के एस्पेक्ट से देखें तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज they actually become the core of the human existence. ठीक है, so that is why they are known as fundamental rights and they are so important कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से चैप्टर इसके लिए बनाया गया है. so you can understand कि why they are being the core of all the rights. They are highest in the hierarchy of rights. देखो, there are many rights which are available in our constitution. For example, constitutional rights and legal rights है. But why fundamental rights are highest in hierarchy? Because they are like the natural rights. Means they are being provided by the state, but the moment a human being is born, वो naturally उसके साथ attach होते हैं. For example, right to live with dignity, right to food, right to air, right to health, right to education. So these are all very important for the human beings and that is why they are highest in the hierarchy of rights. I'll tell you what are constitutional rights, what are legal rights and what are fundamental rights in later classes. Second is these are rights for whose protection the fundamental rights to constitutional remedy आर्टिकल 32 के अंडर डू एग्जिस्ट. मतलब मैं आपको राइट दे दूं बोल के कि हाँ फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है, बट उनके लिए आपको कोई पर्टिकुलर रेमेडी ना दूं. मीन्स अगर कोई स्टेट है मेरे राइट का हनन कर रहा है तो क्या मेरे पास कोई सोल्यूशन है कि मैं किसके पास जाऊं ताकि मुझे वापस से वो मेरे राइट्स वापस एक तरह से अप्लाई हो सके. सो अंडर आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल guarantor and the custodian of the fundamental rights. Third point, these are fundamental because they are fundamentally important for the overall development of the individual. मैंने आपको पहले ही बात कही थी, right to express, freedom of speech and expression, right to education, right to health. These are all become the part of fundamental rights because they are very important for the overall development of the individual. Natural rights can be called fundamental rights. I said कि जैसे ही human being born होता है कुछ राइट्स नेचुरली उसके साथ अटैच होते हैं एंड दे आर ओनली द फंडामेंटल राइट्स. स्टेट आपको सिर्फ एक क्वालिफाइड फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लिख दे रहा है कि हाँ ये राइट्स हैं जो कि नेचुरली ह्यूमन बीइंग के साथ अटैच हैं, बट स्टेट सिर्फ एक तरह से आपको क्वालिफाइड वे में दे रहा है, बट द मोमेंट अ चाइल्ड इज बोर्न ये राइट्स आपको मिलते ही मिलते हैं. ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स बट ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. ये क्या मतलब है? देखो, 3 टाइप के राइट्स आपने सुने होंगे. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बहुत बार बनता है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, व्हाट आर लीगल राइट्स. देखो, फंडामेंटल राइट्स चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है, दे आर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो ऑल फंडामेंटल राइट्स बाय डिफॉल्ट बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. बट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फंडामेंटल राइट्स? नो, इट इज नॉट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं. तो हर कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट है वो अपने आप में फंडामेंटल नहीं है. फंडामेंटल से यहाँ पे आप ये समझिए कि फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे हनन होते हैं तो ह्यूमन बीइंग अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 डायरेक्टली उसके पास पावर है कि वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में थ्रू रिट जा सकता है. बट अदर जो राइट्स हैं उसके लिए आप डायरेक्टली नहीं जा सकते. डायरेक्टली यू कैन नॉट, दे आर नॉट इन्फोर्सिबल डायरेक्टली बाय द कोर्ट्स. ठीक है, सो दीज आर दैट इज व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स. बट आर ऑल फंडामेंटल राइट्स लीगल राइट्स? यस. सी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक तरह से लॉ ही है, हमारा कानून है. तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं वो लीगल राइट्स भी हैं. सो fundamental rights are constitutional rights, all constitutional rights are not fundamental rights but all fundamental rights are legal rights, all constitutional rights are also legal rights
बट कुछ कानून अलग से बनाए जाते हैं जो कि लीगली कुछ कानून बने हैं और उन कानून के तहत हमें एक तरह से राइट्स मिलते हैं, तो वो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और वो फंडामेंटल भी नहीं है। तो ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर लीगल राइट्स बट ऑल लीगल राइट्स आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। एंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर इन पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। नाउ एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कैसे इवॉल्व हुए? अगर आप एंशिएंट सोसाइटी की बात करें या मिडिवल एरा की बात करें, राइट्स जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था कभी भी। तो हाउ कम कि फंडामेंटल राइट जैसा एक कॉन्सेप्ट उभर कर आया? तो इसका जेनेसिस हम मानते हैं 1215 को। 1215 में क्या हुआ? इट इज कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा। व्हाट इज मैग्ना कार्टा? देखो, मैग्ना कार्टा इज कंसिडर्ड एज कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कोई भी इवेंट विच मार्क्स द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, विच चेंजेस द एंटायर कोर्स ऑफ हिस्ट्री। सो दैट इज मैग्ना कार्टा। तो 1215 में क्या हुआ? अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट वाज बीइंग साइंड बिटवीन द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड बैरन्स। बैरन्स मींस अ रिच क्लास। तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और किंग ने कहा कि ठीक है, आपके कुछ राइट्स को मैं मान्यता दे रहा हूँ। देखो, उस टाइम पे ऑल्दो ये बहुत ही स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए था, बट एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। क्यों? क्योंकि किंग आपके राइट्स को कंसिडर कर रहा है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किंग कैन टेक द राइट्स, किंग कैन गिव द राइट्स, किंग इज ऑल द सुप्रीम पावर। सो इफ किंग इज कंसिडरिंग योर राइट्स, दैट इज मीन्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। सो रिकॉग्नाइज सम राइट्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास, इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ लिबर्टी। देन बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, 1215 से लेके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1789 में। तो 1215 से लेके 1789 के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी सुना हो, हालांकि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे ये सब। फॉर एग्जांपल, रेनेसा हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ, रिफॉर्मेशन का पीरियड आया। तो इन तीनों चीजों में जो एक चीज सबसे कॉमन थी इन मूवमेंट्स की, वो ये था कि उन्होंने इंडिविजुअलिज्म पे बहुत फोकस किया, उन्होंने ह्यूमैनिज्म पे फोकस किया, उन्होंने रैशनलिज्म पे फोकस किया। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री, यू नो, अपने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, संविधान दिया। तो वहां पे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1789 में, तब एक नीड हुई कि हम हमारे इंडिविजुअल को कुछ राइट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। बिल ऑफ राइट्स मींस द राइट्स गिवन एक्सक्लूसिवली टू द इंडिविजुअल्स। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1928 में कराची सेशन हुआ था ना। कराची सेशन में मोतीलाल नेहरू ने फर्स्ट टाइम बात करी थी फंडामेंटल राइट्स की। तो व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें हमारे लोगों को कुछ ऐसे राइट्स देने हैं विच कैन नॉट बी विड्रॉन इन एनी सिचुएशन, कि कुछ भी हो जाए ये तो नहीं विड्रॉ किए जा सकते। सो दिस इज द जेनेसिस और एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम मैग्ना कार्टा टू 1928 एंड देन टू फाइनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था। सो मैग्ना कार्टा मींस 1215 इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हाँ, हम इसको एक ट्री में एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव कंसिडर कर सकते हैं, जहां पे फंडामेंटल राइट्स का एक्चुअली में जेनेसिस हुआ। लेटर ऑन बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, सब मूवमेंट्स में यही बात की कि फंडामेंटल राइट क्या है, क्योंकि ह्यूमैनिज्म और इंटेलेक्चुअलिज्म और यू कैन से इंडिविजुअल राइट्स को हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। देन नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एक 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्वेश्चन 5 मार्क्स में ऐसे आ सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फर्स्ट इज दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। देखो, आपको फंडामेंटल राइट्स मिले तो हैं, बट आपके राइट्स किसी और के प्रॉब्लम्स ना बने, दैट यू हैव टू टेक इन केयर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट मैं बाहर जाके गालियां देने लग जाऊं दूसरों को, दैट कैन नॉट बी, यू कैन नॉट टैकल इट, ये गलत है, ठीक है। मैं बाहर जाके किसी को भी आप ओपनली क्रिटिसाइज करो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेमोक्रेसी एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हैज टू बी डन। बट अगर हम क्रिटिसिज्म के नाम पे हेट स्पीचेस दे रहे हैं, सो दैट कैन नॉट बी entertain. So they are not absolute but they are qualified. Justiciable. What does it mean that कि मैं आपको बोल दूं कि I am giving you some 1 करोड़ रुपए और आप उसको खर्च नहीं कर सकते हो। Do you really believe कि इसका कोई मतलब है? नो, इसका कोई आउटपुट ही नहीं है। तो जस्टिसेबल मीन्स आपने राइट्स तो दे दिए हैं, बट अगर कोई भी आता जाता आप राइट्स को खराब कर रहा है और आपके पास फिर रेमेडी ही नहीं है कि आप किसको जाके बोलो कि हमारे राइट्स का हनन हो रहा है, प्लीज हमें राइट्स हमारे वापस दो। तो जस्टिसेबल मीन्स इफ योर राइट्स गेट एब्रिज्ड और गेट एनीबडी ब्रेक्स योर राइट्स, यू हैव द राइट टू मूव टू द कोर्ट्स।
They are defended and guaranteed by Supreme Court. The Supreme Court is ultimate custodian of our constitution. So ultimate, it is the custodian of our fundamental rights, not sacrosanct or permanent. इसका मतलब है कि इनका जो स्कोप है, it can be extended also and it can be restricted also. For example, right to education है, और after a time being right to education को क्या बनाया, fundamental right बनाया. For example, economic criteria for giving the affirmative actions. अभी आर्टिकल आपने EWS रिजर्वेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो फंडामेंटल राइट में it being added कि now economy can be also considered as an important factor for affirmative actions. And their scope will also be restricted. For example, very basic example आपने बहुत बार सुना होगा, right to property. Under amendment 44 it was being deleted as a fundamental right, क्योंकि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट नाउ वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी वाज बीइंग लेटर ऑन डिलीटेड. दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. इंपॉर्टेंट है, अब इमरजेंसी में सपोज इंडिया और पाकिस्तान लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या पूरा कंट्री का ध्यान कहाँ होता है, उस टाइम पे. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कोई कम्युनिटी इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे, तो इट कैन नॉट बी एंटरटेन. ड्यूरिंग इमरजेंसी आपको एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो उस टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है. Restricted in special circumstances, I said, few are available to citizens and some are to foreigners. Right to equality and equal protection of rights है, this is applicable to everybody. But some rights, for example, right in public employment, ठीक है. अब आप RAS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब फ्रांस का बच्चा आके RAS की प्रिपरेशन करे और उसको जॉब मिल जाए, is it justified? No, it is not justified. So some are exclusively to citizens, but others are also applicable for the foreigners also.